नमस्कार, सवेरा इंडिया के खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात करते हैं लखीमपुर खीरी कांड की, जिसमें कल एसआईटी ने करीब 5000 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की है। लखीमपुर में 3 अक्टूबर को 5 किसानों को थार से कुचल दिया गया था और इस मामले में 13 लोग जेल में हैं। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी कमाल खान की रिपोर्ट। एसआईटी का दावा है कि किसानों को इस थार से अनजाने में नहीं बल्कि कत्ल करने की नियत से कुचला गया। 5000 पेज की चार्जशीट में एसआईटी ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और उसके साथियों को किसानों की पूर्व नियोजित और सुनियोजित हत्या का आरोपी बनाया है। चार्जशीट दाखिल हुई है सभी अभियुक्तों के खिलाफ। वीरेंद्र शुक्ला के खिलाफ 201 में और बाकी में सब में 302, 326, 307 वगैरह चार्जशीट दाखिल हुई है। सर, क्या आशीष मिश्रा की मौजूदगी वहाँ पर थी? गवाहों के बयान में आया है कि आशीष मिश्रा वहाँ मौके पर मौजूद थे। चार्जशीट पे चीज़ है सीडी में है। जो गवाहों से जो बयान जो हुए हैं जिन लोगों के और जांच जो की है एसआईटी ने, उसके बाद ये चीज़ क्लियर हुई है कि क्योंकि इस मामले में कई लोग थे जो लखनऊ के थे, कुछ बाहर के भी लोग थे, तो इन्होंने पूरी प्लानिंग करके बाहर से जो है गुंडों को बुलाया था। उसके बाद प्लानिंग करके किसानों को मारा गया है। ये चीज़ क्लियर हो गई थी एसआईटी की जांच में। 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया इलाके में जिस थार से किसानों को कुचला गया था, उस काफिले में 3 गाड़ियां शामिल थीं। सबसे आगे थार थी जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के नाम है। उसके पीछे फॉर्च्यूनर थी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास की थी और उसके पीछे स्कॉर्पियो थी जो वीरेंद्र कुमार शुक्ला की है। चार्जशीट दाखिल कर दी गई है क्या? चार्जशीट दाखिल कर दी गई। किस मामले में? 219 में। ठीक है, वही तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी। ठीक। अच्छा, कोई नाम, कुछ नाम भी बढ़े हैं क्या? शुक्ला नाम बढ़ा। ये क्या धारा लगी क्या उन पे? 201। चार्जशीट के मुताबिक इस कांड से जुड़े 4 लोगों के पास असलहे थे, जिनमें गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा, अंकित दास के गनर नफीस और अंकित दास के साथी नंदन के पास लाइसेंस वाले असलहे थे, जबकि आशीष के साथी सुमित जायसवाल के पास अवैध असलहा। लेकिन किसान इस मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम दर्ज करवाने के लिए फिर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं। अजय मिश्रा टेनी का नाम इनमें नामजद किया जाए उनको, जब उनका तहरीर में नाम है, लेकिन उनका नाम नहीं है आज इस चार्जशीट में, जबकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि उनका नाम आना चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हमें लग रहा है नहीं हुई इस हिसाब से। थार गाड़ी अजय मिश्रा टेनी के नाम पे थी, उनका रोल भी था, उनके स्टेटमेंट भी थे, लेकिन उनको पार्टी नहीं बनाया गया, उनको नामजद नहीं किया गया इस केस में। तो आपको क्या रहेगी, आप क्या करेंगे? पैनल से डिस्कशन करना पड़ेगा, लेकिन हमको लगता है कि इस केस में अब हमको 156 डालनी पड़ेगी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम न होने पर ट्वीट कर लिखा कि लखीमपुर खीरी नरसंहार मामले की चार्जशीट में भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ही किसानों को कुचलने की घटना के मुख्य आरोपी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के संरक्षण के चलते अजय मिश्रा टेनी पर जांच की आंच तक नहीं आई है और वे अपने पद पे बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का नाम न होने पे तंज किया। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी वॉशिंग मशीन बनी हुई है, किसी अपराधी को भेज दोगे वो अपराधी लगेगा ही नहीं उसमें। कोई नई वॉशिंग मशीन खरीद करके लाएगा। लखीमपुर खीरी कांड में इंसाफ के रास्ते का यह सिर्फ पहला पड़ाव है, लेकिन मारे गए किसानों के परिवारों को एक उम्मीद की कहीं किरण नजर आई है कि यह मामला अंजाम को भी पहुंचेगा। लखीमपुर खीरी में प्रतीक श्रीवास्तव और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस अफसर सुबोध सिंह की पीट कर हत्या कर दी गई थी और अब उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी योगेश राज की जमानत को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की जमानत का जो फैसला था उस पर रोक लगा दी है। आरोपी को अब 7 दिनों के अंदर सरेंडर करने के आदेश कोर्ट की तरफ से मिले हैं। बुलंदशहर में गांव में गाय का शव मिलने के बाद बड़ी हिंसा हुई 2018 में और भीड़ ने एक पूरी पुलिस चौकी को जलाकर खाक कर दिया और एसएचओ जो है वो सुबोध सिंह, उनकी पीट कर और गोली मारकर हत्या कर दी। मामला बहुत बड़ा था और फिर इस मामले की जांच हुई। बजरंग दल के बुलंदशहर के श्याना IKI के जो संयोजक योगेश राज समेत कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया, भीड़ को उकसाने में, हत्या करने में। और इसके बाद 2021 में दिसंबर में
जमानत दे दी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जो मुख्य आरोपी योगेश राज है उसको। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और उस जमानत को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच ने कहा कि 1 हफ्ते के भीतर जो आरोपी योगेश राज है वो सरेंडर कर दे, और साथ ही बुलंदशहर की ट्रायल कोर्ट से पूछा है कि उसे कितना वक्त लगेगा इस पूरे मामले में आरोप तय करने में, और जो स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जो गवाह हैं उनकी गवाही दर्ज करने में। ये तमाम चीज़ें 3 हफ्ते के भीतर वो सुप्रीम कोर्ट को बताए। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में जो सुबोध सिंह इंस्पेक्टर जिनकी मौत हुई थी, जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनकी पत्नी की ये पिटीशन थी। इस आरोप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि ये एक ऐसा मामला है, एक गंभीर मामला है जिसमें गो हत्या की आड़ में एक पुलिस अफसर की पीट कर हत्या कर दी गई, लिंचिंग कर दी गई, और ये वो लोग हैं जो कानून अपने हाथ में लेते हैं। तो काफ़ी बड़ी सख्त टिप्पणी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर की है। और सुप्रीम कोर्ट में जो इंस्पेक्टर है उनकी पत्नी ने कहा था कि यूपी पुलिस अब इस मामले में अपने पांव पीछे खींच रही है। एक मुख्य आरोपी को जमानत दे दी गई है, उसे रद्द किया जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है। तो काफ़ी अहम मामला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, और सुप्रीम कोर्ट अब आगे भी इस मामले की सुनवाई करेगा और सुनिश्चित करेगा कि इस एक बड़े मामले में, इस गंभीर मामले में जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समाजवादी पार्टी के MLC पुष्पराज जैन की, जो इत्र कारोबारी भी है। उनको पंपी जैन के नाम से भी जाना जाते हैं। उनके यहाँ छापों का सिलसिला अभी भी जारी है। उनके कन्नौज के घर पर तो चौथे दिन भी छापे की कार्रवाई जारी रही। वहीं इनकम टैक्स विभाग के लोग उन्हें लेकर कानपुर आए, जहां स्वरूप नगर में उनके भाई अतुल जैन के फ्लैट पर और आनंदपुरी में उनके बहनोई अनूप जैन के घर पर रेड की गई। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में एक रास्ते को लेकर विवाद हो गया है। दरअसल ये रास्ता बंद कर दिया गया है और एक शख्स का ये कहना है कि ये उसकी निजी प्रॉपर्टी है, जबकि इलाके के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि रास्ता दशकों पुराना है। देखते हैं रिपोर्ट। एक तस्वीर सोमवार की और दूसरी करीब 1 हफ्ते पहले की। यह रास्ता था जहां अब दीवार है। इसके एक सिरे पर अयोध्यागंज काठमंडी है तो दूसरे सिरे पर नई आबादी बस्ती। नई आबादी में रहने वाले लोगों का आरोप है कि प्लॉट के मालिक समीर भाटी ने जबरदस्ती रास्ते में दीवार खड़ी कर दी। पुलिस की मदद से लोगों की आवाज दबा दी गई। वहीं अयोध्यागंज के लोग कहते हैं यह कभी भी आम रास्ता नहीं था। सारी परेशानियां हम जिंदगी से पहले से रास्ता है। हम रात बेरात को दिन में अपने चले जावे, बच्चे छोटे छोटे, बताओ रोड पे को हम जाएंगे। देखो कल परसों हमारी माँ निकली, एक्सीडेंट होगा उनका। ये रास्ता नहीं था ना, ये कोई रास्ता है, ये प्लॉट है। यहाँ तो कोई आधे जाते नहीं थे। यह सही है कि इस रास्ते से होकर पहले लोग आया जाया करते थे। अब लोग सीधे काठमंडी से होते हुए दादरी मेन बाजार में नहीं जा पाते हैं। अब उन्हें थोड़ी दूर घूम के बाजार में जाना पड़ता है। इससे लोगों की परेशानी तो बढ़ी है। हालात बेकाबू न हो, इसके लिए पुलिस बल भी तैनात है। ये रास्ता कब से? ये 100 साल से, अब से नहीं है। ये तो खुद इसके नीचे सड़क है डामर की, रोड है ना, वो रोड की डामर की बनी हुई। ये दिया था हमें कि तुम्हारा ये रास्ता बंद हो रहा तो इसी रास्ते को दे दूंगा। बाद में वो बेच दिया। परेशानी निकलने की, हम जाते ही नहीं। इधर से निकल जाओ, हमारी बहन बेटी निकले, अदब से निकल जाओ, उधर रोड पर जाएंगे कोई छेड़ेगा। नई आबादी बस्ती में लोगों की माने तो यह रास्ता कई सालों से वजूद में था, जबकि जमीन के मालिक समीर भाटी कहते हैं कि उन्होंने 1998 में यह जमीन ही खरीदी है। अब उन्होंने ये जमीन किसी और को बेच दी है। ये प्लॉट जो है हमने 98 में खरीदा। ये पर्सनल प्रॉपर्टी उस समय भी थी, ये आज भी पर्सनल प्रॉपर्टी है, लेकिन चूंकि हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको हमने अब बेच दिया। विवाद को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। हालांकि ऑन रिकॉर्ड कोई भी सरकारी अधिकारी इस पर बोलने को तैयार नहीं है, पर ऑफ रिकॉर्ड वो ये कह रहे हैं कि यह जमीन प्राइवेट प्रॉपर्टी है। दरअसल ऐसे विवाद तब होते हैं जब हमारी नगर परियोजना में खोट होता है।
अधिकारियों को देखना चाहिए कि किसी के वैध अधिकार की रक्षा हो और आम लोगों को मुश्किल भी ना हो। गौतम बुद्ध नगर दादरी से कैमरामैन अशोक माले के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां ग्वालियर के बाद मध्य प्रदेश के शिवपुरी उज्जैन जिला कोर्ट में पियून, वॉचमैन, ड्राइवर और स्वीपर बनने के लिए बेरोजगारों का एक मेला यहां पर लगा हुआ है। यहां 10 से 12 पदों के लिए हजारों युवा पहुंचे हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए, उनकी क्वालिफिकेशन की, तो 10वीं पास थी, लेकिन लाइन में जो लगे हैं वो ग्रेजुएट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक लगे हैं। इस बीच सरकार ने कहा है कि वो हर महीने रोजगार दिवस मनाएगी। ग्रेजुएट है सर, ग्रेजुएट हो? BA सर, ITI है, PGDC रनिंग है, 8 पास मंगा सर, 13 वैकेंसी है, 3-4 हज़ार तो आएंगे। और आपको लगता है आपको मिल जाएगी ये? मुझे तो नहीं लगता सर, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यदि बेरोजगारी इतनी ना होती तो इतना भीड़ लगती ही ना। MP में अभी तक कहाँ से 2017 में भर्ती हुई थी, 2017 से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकली। ITI BSc। अच्छा, ग्रेजुएट हैं आप? हाँ। और ये काय की भर्ती देने आए आप? चपरासी की। हमारे यहाँ 25 पद थे, 22 प्यून के भर्ती के जो हैं और 3 पद जो हैं ड्राइवर के हैं, और वही भर्ती यहाँ पर चल रही है। और इन 25 पोस्ट के अगेंस्ट जो लगभग 9,500 कैंडिडेट्स के एप्लीकेशंस आई हैं, जिसमें से जो हमने इसके लिए 8 बोर्ड बनाए हैं, उसमें से 3 बोर्ड जो है ड्राइवर की भर्ती के लिए हैं, वो हमारी भर्ती पुलिस लाइन में हो रही है, और 5 बोर्ड जो हैं जिला न्यायालय परिसर में ही हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। एक साल में कम से कम 1 लाख भर्तियां सरकारी की जाएंगी। बैकलॉग के पद भरने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये रोजगार की गारंटी जो मैं, रोजगार चाहिए, एक शासकीय सेवाओं में रोजगार, लेकिन इतना मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं कि सबको नहीं मिल सकता शासकीय सेवा में रोजगार। पढ़ाई का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं है। ऐसे हर जगह भांजे भांजियों की ये भीड़ मामा जी के भाषण की सच्चाई बता रही है। सो अब सरकार नई स्कीम लाई है। भारी भरकम बैठक हर महीने रोजगार दिवस की शुरुआत के लिए 12 जनवरी यानी विवेकानंद जयंती से जिला, ब्लॉक, पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित होगा। रिकॉर्ड बनाने की बात हो रही है, सो एक पुराना रिकॉर्ड फिर देख लीजिए। मध्य प्रदेश के रोजगार पंजीयन के दफ्तरों में बेरोजगारों की कुल संख्या 32,57,136 है। सिर्फ इतने बेरोजगारों को नौकरी देने में करीब 20 साल लग जाएंगे। ये बेरोजगारी तब है जब 1 लाख से ज्यादा सरकारी पद ही खाली हैं। स्वरोजगार का ढोल पीटने वाली सरकार में स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए 15,24,222 आवेदन आए। 2,25,159 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। 99,121 हस्ताक्षर का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें 82,000 उच्च शिक्षित युवक हैं। एक एक पद के लिए 300 से 400 आवेदन। नौकरी मिल नहीं रही, लेकिन सरकार आयोजनों में व्यस्त है। 12 जनवरी को कितने बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा हम ये तो नहीं बता सकते, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि इस आयोजन में और इस आयोजन के पीछे विज्ञापनों में कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे। और जब ये सब चकाचौंध होगी तो कतार में खड़े बेरोजगार की तस्वीर कोई दिखाए भी तो क्यों। उज्जैन से अजय, शिवपुरी से अतुल और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं राजस्थान की, जहां यूरिया के लिए रथ जगा हो रहा है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में यूरिया की कमी को लेकर किसानों को रात भर यहां पर जागना पड़ रहा है। किसानों के घर के बच्चे हों चाहे महिलाएं हों, रात भर वो जागती हैं। यूरिया के लिए लाइन जो लगती है उसमें लगती हैं, तब कहीं जाकर यूरिया के सिर्फ 2 थैले ही उनको मिल पाते हैं। किसानों का कहना है कि यूरिया न मिलने की वजह से गेहूं और सरसों की उनकी जो फसल है वो खराब हो रही है।
बिहार में एक और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं पटना स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 96 डॉक्टर मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार में कोरोना के 352 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सर्वाधिक सबसे ज्यादा नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर और छात्र हैं। शनिवार को एनएमसीएच के 12 डॉक्टरों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद 194 लोगों का सैंपल लिया गया था। पॉजिटिव पाए गए लोगों में से ज्यादातर जूनियर डॉक्टर्स, इंटर्न्स और पीजी के छात्र हैं। इसके चलते एमबीबीएस की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। पर झारखंड से जहां रांची में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई कदम यहां पर उठाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री यहां के बन्ना गुप्ता उन्होंने बताया कि प्रदेश में मॉल, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल और 50% क्षमता के साथ ही खोले जाएंगे। बाजार को रात 8 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। सरकारी संस्थान 50% की क्षमता से संचालित होंगे और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कैपेसिटी पर काम करेंगे और बायोमेट्रिक सिस्टम हिमाचल प्रदेश में सोमवार को लाहौल स्पीति के रोहतांग में बर्फबारी देखने को मिली और इस स्नोफॉल के कारण पर्यटकों की भीड़ यहां पर उमड़ी। पर्यटकों ने जमकर इस बर्फबारी का मजा भी लिया और इस दौरान लोग बर्फ से खेलते हुए भी नजर आए।